हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सदगुरु में आपका स्वागत है। जैसे कि हम अपने इंडियन पॉलिटी का सीरीज कर रहे हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक, उसमें आज का फिर लेक्चर लेके आए हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार जो संविधान का भाग 3 है वो स्टार्ट किया था। तो उसके कुछ आर्टिकल हमने आर्टिकल 22 तक कुछ किए थे। तो जो आगे के आर्टिकल्स है उसका लेक्चर हम आज ले रहे हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट बी है, यानी उसका दूसरा लेक्चर है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा लेक्चर जो फंडामेंटल से रिलेटेड है। तो उसमें जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 23, यानी शोषण शोषण के खिलाफ अधिकार। शोषण के खिलाफ अधिकार, इसको क्या कहते हैं? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो इसमें दो आर्टिकल है, एक आर्टिकल है 23, एक आर्टिकल 24। ठीक है, तो दोनों का साल बता देता हूं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए। तो इसमें क्या दिया गया, जो आर्टिकल 23 है उसमें यह दिया गया है, मतलब चाहे इसके शोषण के खिलाफ है तो किसी भी व्यक्ति को खरीद फरोख्त, किसी भी व्यक्ति के खरीद फरोख्त अलाउड नहीं है। मतलब जो आपका अधिकार है कि आप किसी भी व्यक्ति को खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते। तो इस आर्टिकल में इस चीज की प्रोटेक्शन दी गई है कि आप किसी भी व्यक्ति का व्यापार नहीं कर सकते, मतलब धय व्यापार नहीं कर सकते, आप किसी को बेच नहीं सकते, किसी को खरीद नहीं सकते। ठीक है, मतलब व्यक्ति की व्यापार, व्यक्तिगत व्यापार नहीं कर सकते। और दूसरा पार्ट इसमें क्या है? जबरदस्ती का श्रम। कहने का मतलब जो ये आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 23 पढ़ रहे हैं, उसके बाद आर्टिकल 24 पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 23 में बेसिकली ये दिया गया है कि आप किसी भी व्यक्ति का देय व्यापार नहीं कर सकते, मतलब उसको बेच खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या दिया है कि आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, मतलब किसी का शोषण करके उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते कि हाँ वो आपको वो काम करके दे। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 24, इसमें ये दिया गया है। ठीक है, तो और इसमें क्या दिया गया है? और इसमें यह दिया है अगर कोई भी बच्चा, ये आर्टिकल 23 था जिसमें हमने ये दो चीज दी गई है। एक तो यह है कि आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते काम करने में, और दूसरा क्या है कि किसी व्यक्ति का देय व्यापार नहीं कर सकते, मतलब खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। तो ये था आर्टिकल 23। ठीक है, ये हमने पढ़ा आर्टिकल 23 जिसमें ये दिया गया है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? तो उसके बाद है आर्टिकल 24। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 24 था, 23 था, अब है आर्टिकल 24। ठीक है, तो ये सब शोषण के खिलाफ अधिकार है। तो आर्टिकल 24 में है कि 14 वर्ष से कम के बालक, इसमें क्या है, 14 वर्ष से कम का बालक है, उससे कोई आप जोखिम भरा काम नहीं करा सकते। अगर मतलब आप उससे किसी फैक्ट्री में या किसी मिल में जब जोखिम भरा काम नहीं करा सकते जो उसके लिए वो जोखिम हो, तो किसी से जोखिम भरा काम, जोखिम भरा काम। तो बेसिकली जो आर्टिकल 24 है उसमें यही दिया गया है। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं। सिंपल लैंग्वेज में समझाने का ये है कि अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो आपको इसलिए समझ में आता है कि भाई आर्टिकल 23 में यह दिया गया था कि किसी का देह व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है, और बी पॉइंट यह था कि इसके साथ जबरदस्ती शर्म नहीं कर सकते। तो क्या इजिली अगर आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो आप इजिली समझ जाएंगे। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या दिया गया है कि आप क्या जोखिम भरा काम नहीं करा सकते। अगर कोई 14 साल का कम का बच्चा है तो उसके मेन 14 साल से कम के बच्चे को मजदूरी कराना अलाउड नहीं है, मतलब घर का वो काम कर सकता है कि कोई बेसिक ऐसा काम कर सकता है घर का काम, मगर कोई जोखिम भरा काम कराना उससे अलाउड नहीं है। कोई भी किसी 14 साल के बच्चे से जोखिम भरा काम नहीं करा सकता। तो हमारा जो
संविधान है वो इसकी इजाजत नहीं देता है। तो ये था आर्टिकल 24। ठीक है, ये था आर्टिकल 24। अब क्या है, राइट टू रिलीजन। तो हमारा अगला है इसमें राइट टू रिलीजन। ठीक है, इसमें जो पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति कोई भी रिलीजन अपना सकता है। मतलब उसको कोई भी धर्म और कोई भी रिलीजन अपनाने का पूरा हक है। वो उसकी इच्छा है कि वो किस तरह का रिलीजन, कौन सा रिलीजन अपना सकता है, तो वो अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन अपना सकता है। तो आर्टिकल 25 में ये दिया गया है कि कोई भी अपने पसंद का रिलीजन या धर्म अपना सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। मतलब उसका प्रचार कर सकता है, कोई भी अपनी मर्जी का धर्म अपना सकता है। मतलब किसी को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब संविधान को इससे प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी मर्जी से, उस व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार है कि अपनी मर्जी का कोई भी धर्म वो अपना सकता है, जो वो धर्म अपनाना चाहता है, और उसका प्रचार भी कर सकता है। ठीक है, उसको प्रमोट भी कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 25 में ये है। ठीक है, तो आर्टिकल जो 26 है, आर्टिकल 26 है, अभी हमने आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 से अकॉर्डिंग क्या है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन which you practice administer। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 26 ये कहता है कि जैसे आर्टिकल 25 में हमने पढ़ा कि आपको अपनी मर्जी का कोई भी धर्म अपनाने का पूरा अधिकार है और उसका प्रचार भी आप कर सकते हैं। तो आर्टिकल 26 में यह दिया गया है कि आप अपनी मर्जी का कोई भी धर्म अपना सकते हैं और उससे धर्म से रिलेटेड कोई भी आप इंस्टीट्यूशन या कोई भी संस्था, इंस्टीट्यूशन कोई भी संस्था आप बना सकते हैं। मतलब कोई भी संस्था आप बना सकते हैं और उसको प्रमोट कर सकते हैं और उसका प्रशासन आप कर सकते हैं। तो आर्टिकल 26 ये कहता है कि अगर कोई रिलीजन या कोई भी धर्म आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप कोई भी इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं अपनी मर्जी से, उसका प्रशासन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 26 है, उसमें यह दिया गया है कि उसका आप प्रचार भी कर सकते हैं, उसके रिलेटेड आप उसका कोई भी इंस्टीट्यूशन आप बना सकते हैं। तो आर्टिकल 25 में ये दिया गया, आर्टिकल 26 में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27। ठीक है, तो आर्टिकल जो 27 है उसमें क्या दिया गया है? आर्टिकल 27 में दिया गया है टैक्स के बारे में, बट मेनली टैक्स रिलीफ। टैक्स रिलीफ कैसे? मतलब जो आर्टिकल, मतलब हम जो इसमें जो पार्ट पढ़ रहे हैं राइट टू रिलीजन, तो इसमें क्या है, जो आर्टिकल 27 है उसमें क्या है कि टैक्स से रिलीफ है। मतलब अगर आपकी कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन तो मेनली बेसिकली इस आर्टिकल में ये दिया गया है, अगर आप भी कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट, जैसे हमने पढ़ा 25 में अपना सकते हैं, फिर हमने 26 में पढ़ा आप कोई भी इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं, कोई भी संस्था आप खोल सकते हैं अपने धर्म से रिलेटेड। और 27 में यह दिया गया है, जो आर्टिकल 27 जो अनुच्छेद 27 है हमारा संविधान का और मौलिक अधिकार का, उसमें यह है कि आपको कर से छूट मिल जाएगी। अगर आप किसी धर्म से रिलेटेड कोई धर्म कार्य आप कर रहे हैं, आप कोई संस्था चला रहे हैं, उससे आपकी कुछ इनकम हो रही है, कोई कमाई हो रही है,
तो आपको उसका कर देने का बाध्य नहीं बनाया जाएगा, मतलब आपके साथ जबरदस्ती नहीं करी जाएगी कि आप इसका आप कर दें। आपकी मर्जी है, मतलब आपके पास आपकी मर्जी है कि आप कर देना चाहते हैं, नहीं, आपको बाध्य नहीं बनाया जाएगा, मतलब आपके साथ जबरदस्ती नहीं की जाएगी कि आप अगर कोई इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं या कुछ हर कोई भी धार्मिक संस्था आप चला रहे हैं जिससे कि आपकी कमाई हो रही है, उसका कर देने का आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 27 में है, आर्टिकल 27 में यही दिया गया है। ठीक है, तो अब जो है आर्टिकल वो है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28, तो आर्टिकल 28 में क्या है? आर्टिकल 28 में यह है कि कोई भी स्टेट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन इसमें क्या है? एजुकेशनल, क्या है? एजुकेशनल। इसमें आर्टिकल में यह दिया गया है कि कोई भी स्टेट का रिकॉग्नाइज, मतलब इसे स्टेट से या राज्य से मान्यता प्राप्त है, मतलब स्टेट रिकॉग्नाइज मतलब राज्य की मान्यता प्राप्त, राज्य की मान्यता प्राप्त। तो इसमें क्या दिया गया है? उसमें यह दिया गया है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसे राज्य की मान्यता प्राप्त है, वो क्या अपने अपने संस्था में कोई धार्मिक रिलेटेड पढ़ाई नहीं करा सकता, मतलब कोई धार्मिक पढ़ाई नहीं करा सकता, मतलब उसको अधिकार नहीं है कि वो किसी भी पर्टिकुलर धर्म की पढ़ाई कराए। ठीक है, मतलब जो भी स्कूल, मतलब जो भी संस्थान या स्कूल कॉलेज, अगर वो उसको जिससे स्टेट से रिकॉग्नाइजेशन मिली हुई है, राज्य से मान्यता प्राप्त है, वो भी एक पर्टिकुलर किसी भी एक निजी धर्म की शिक्षा, निजी धर्म से रिलेटेड कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करा सकता। ठीक है, क्योंकि हमारा देश सेकुलर देश है, किसी भी हम किसी धर्म को एक सिंगल, मतलब एक किसी भी एक धर्म को हम नहीं मानते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है जो हमारा देश है वो क्या सेकुलर कंट्री है, हम किसी भी एक धर्म को नहीं मानते, हमारे लिए सब धर्म एक ही, एक समान है। तो इसके साथ इसमें यह कहा गया है कि कोई भी राज्य मान्यता एक पर्टिकुलर, मतलब किसी एक धर्म की शिक्षा देना प्रतिबंधित है। ठीक है, तो इस बेसिकली आर्टिकल 28 में ये दिया गया है कि कोई भी धार्मिक शिक्षा उस स्कूल में, उस शिक्षा संस्था में नहीं दे सकते जिसको क्या राज्य की मान्यता प्राप्त है। ठीक है, वो अलाउड नहीं है। तो ये थे जो रिलीजन से रिलेटेड हमारे अनुच्छेद, जिसमें हमने 25 पढ़ा, 26 पढ़ा, 27 पढ़ा, 28 पढ़ा। ठीक है, अब पढ़ते हैं अल्पसंख्यक के बारे में। आर्टिकल 29। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम? आर्टिकल 29। ठीक है, इसमें क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। इसमें बेसिकली क्या है आर्टिकल 29 में? इसमें एक ही जो माइनॉरिटीज है, जो हमारे अल्पसंख्यक है, मतलब जो हमारे अल्पसंख्यक है, जैसे हमारे 6 अल्पसंख्यक है, आपको पता होगा, मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूं। पहले मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध,
बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ये क्या है हमारी अल्पसंख्यक है। ये क्या है हमारे अल्पसंख्यक है। ठीक है, तो सॉरी मेरा पेन गिर गया था, मैं उठा रहा था। अल्पसंख्यक है। और छठा कैसे, जैन। ठीक है, तो ये 6 हमारे क्या अल्पसंख्यक है। मतलब पहले क्या है मुस्लिम, दूसरा क्या सिख, मतलब मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन। ये क्या है हमारे देश के अल्पसंख्यक है, जो देश जिनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। मतलब हर किसी को माइनॉरिटीज नहीं कहा गया है। जो माइनॉरिटीज का जो दर्जा, मतलब जो उनको दर्जा दिया गया है, वो इन 6 धर्म को दिया गया है। मतलब जो 6 धर्म है, जैसे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, बौद्ध है, जैन है, ये 6 ऐसे धर्म है जिन्हें क्या अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है भारत सरकार द्वारा। ठीक है, तो बेसिकली जो आर्टिकल 29 है उसमें यह दिया गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक के हितों का रक्षण। मतलब जो उनकी भाषा है, भाषा हो गया, धर्म हो गया, जाति होगी, लिपि होगी, मतलब जो अल्पसंख्यक है, जो आर्टिकल 29 है, जो आर्टिकल 29 है, उसका जो ए पार्ट है, उसमें 2 पार्ट, ए पार्ट में ये दिया गया है कि जो अल्पसंख्यक है, जो अल्पसंख्यक है, वो भाषा, अपने भाषा, धर्म, जाति और लिपि को क्या सुरक्षित रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। सुरक्षित क्या रख सकते हैं, उसको क्या सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, और जो बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में यह दिया गया है कि पारसी मतलब जो अल्पसंख्यक है, वो अपनी मर्जी से किसी संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। मतलब उनको शिक्षा ग्रहण करने का पूरा अधिकार है, तो उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। तो जो आर्टिकल 29 बे में ये दिया गया है कि किसी भी शिक्षा संस्थान में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो आर्टिकल हम 29 पढ़ रहे थे, तो 29 में पहला ए पार्ट में यह था कि अल्पसंख्यक जो अपनी भाषा, धर्म, जाति, लिपि है, उसको क्या सुरक्षित रख सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा पार्ट था, उसमें मैंने बताया था, अभी फिर मैं दोबारा उसे रिपीट कर देता हूँ। तो हमारा दूसरा पार्ट है, इसमें यह दिया गया है कि किसी जो भी अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज है, उसे भी किसी सरकारी शिक्षण संस्था में प्रवेश रहने से रोका नहीं जा सकता। सरकारी किसी भी सरकारी शिक्षा संस्थान में वो एडमिशन ले सकता है, उसको क्या रोका नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 29 यानी 29। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिकल 30। ठीक है, आर्टिकल 30 में क्या क्या है। आर्टिकल 30 में क्या क्या है, तो बेसिकली जो आर्टिकल 30 है उसमें यह दिया गया है कि जो अल्पसंख्यक है, इसमें बेसिकली जो आर्टिकल 30 है उसमें यह दिया गया है
कि जो भी माइनॉरिटी है, जो भी अल्पसंख्यक है, वो क्या किसी भी शिक्षा संस्थान का शुरुआत कर सकता है, कोई भी शिक्षा संस्थान की शुरुआत कर सकता है। और सरकार अनुदान, बेसिकली जो इसमें क्या दिया गया है कि जो अल्पसंख्यक है वो कोई भी शिक्षा संस्थान खोल सकता है, उसका प्रशासन कर सकता है, मतलब उसका एडमिनिस्टर कर सकता है, या उसका प्रशासन कर सकता है। और क्या जो सरकार है वो क्या अनुदान देने में कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। मतलब जैसे और भी सरकारी शिक्षा संस्थान होते हैं तो सरकार क्या उनको अनुदान देती है, मतलब ग्रांट देती है। तो क्या जो अल्पसंख्यक जो भी शिक्षा संस्थान खोलेंगे तो क्या जो सरकार है उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी अनुदान देने में। तो बेसिकली आर्टिकल 30 में ही दिया गया है कि अगर कोई अल्पसंख्यक कोई भी शिक्षा संस्थान की शुरुआत करती है, उसको ओपन करती है, उसका प्रशासन करती है, तो क्या जो सरकार है अनुदान देने में कोई भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, तो आर्टिकल 30 में ही है। तो ये था आर्टिकल 30। अब पढ़ते हैं आगे। तो अगला जो आर्टिकल है वो आया है आर्टिकल 32। जो हम लेंगे वो है आर्टिकल 32। ठीक है, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अगला जो पार्ट है वो है आर्टिकल 32, है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो कौन सा है ये? वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो अगला जो आर्टिकल है हमारा वो है आर्टिकल 32। वो क्या है? राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, बेसिकली जो आर्टिकल 32 है हमारा वो क्या है? राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसकी शुरुआत इसमें बेसिकली क्या है, जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी, आपको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके बारे में मैंने पढ़ा जब हम फ्रेमवर्क पढ़ रहे थे। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे कौन थे? आपको पता होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, उन्होंने इसको क्या कहा है? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की आत्मा। तो जो आर्टिकल 32 है इसको डॉक्टर अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद है जिसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो आप इसलिए बता सकते हैं कि वो आर्टिकल है 32, जिसे कि भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, सोल कहा जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या है, आप मतलब इस आर्टिकल में बेसिकली यह दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि भाई मेरे मौलिक अधिकारों पे मेरे मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, मतलब वो लागू नहीं हो रहे, मतलब जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार
इनको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट लागू नहीं हो रहे हैं, लागू, अगर फंडामेंटल राइट्स लागू नहीं हो रहे तो आप क्या, उच्चतम मतलब उच्च न्यायालय होता है, तो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय इसमें क्या दिया गया है, अगर आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकारों का सही ढंग से निवारण नहीं हो रहा है, उनको लागू नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या, हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय क्या, हाई कोर्ट, तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, आप हाई कोर्ट में क्या एप्लीकेशन दे सकते हैं इस रिगार्डिंग की फंडामेंटल राइट सही ढंग से लागू नहीं हो रहे हैं। तो इसमें तो इसकी रिगार्डिंग जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, यहां तक सबको समझना है कि अगर आपको लगता है कि मौलिक अधिकारों का निवारण नहीं हो रहा है तो आप क्या, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में क्या एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो इसमें कहते हैं सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट है जो इसको सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उनको क्या 5 जो रिट्स है उनको 5 रिट्स दी गई है, मतलब उनको कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग 5 रिट्स दी गई है। रिट्स मतलब उपसेल, उनको क्या 5 रिट्स दी गई है, ठीक है, उन्हें क्या 5 तरह की समादेश दी गई है, रिट्स दी गई है, क्या दी गई है, समादेश। पहला क्या है, आपने उनको क्या इस मतलब जो जिस तरह का जो आर्टिकल दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो उनको क्या आपने जैसे हमने बताया अभी कि आप अगर आपको लगता है कि जो मौलिक अधिकार है वो सही ढंग से उनका निवारण नहीं हो रहा है, अगर वो लागू नहीं हो रहा है, तो आप क्या हाई कोर्ट में क्या एप्लीकेशन आवेदन दे सकते हैं। तो उसी के साथ क्या सुप्रीम कोर्ट को क्या 5 तरह की रिट प्रदान की है, क्या रिट प्रदान की मतलब समादेश प्रदान की है, ठीक है। तो पहला कौन सा है, पहला है हैबिस कॉर्पस, पहला क्या हैबिस कॉर्पस, जिसको क्या बंदी, पहला क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या है पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या है पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है अगर आप किसी व्यक्ति को बंदी बना के उसको अरेस्ट करते हैं, मतलब आपने किसी व्यक्ति को बंदी बनाया, मतलब आप ढंग से समझिएगा इस बात को, अगर आपने किसी व्यक्ति को बंदी बनाया और उसको अरेस्ट कर लिया, मतलब उसको बिना बताए आपने, मतलब आपने बिना इन्फॉर्म करे, बिना बताए आपने उसको अरेस्ट कर लिया, और उसको लगता है कि जो ये डिटेंशन है, जो उसकी गिरफ्तारी है वो क्या गैर कानूनी में असंवैधानिक है, गलत तरीके से की गई है, तो क्या है आपको उसके जल्दी से जल्दी, मतलब जल्दी से जल्दी क्या उसको, मतलब जो भी अधिकारी है जिसने उसको अरेस्ट करा है, तो क्या उसकी ड्यूटी है कि इसको जल्दी से जल्दी क्या न्यायालय के पास, न्यायालय में प्रस्तुत कीजिए। मतलब एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, तो ये हमारी पहली रिट है, समादेश है, हैबिस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें बेसिकली यही दिया गया है अगर आप किसी व्यक्ति को बंदी बना के अरेस्ट करते हैं, मतलब आप ऑफिसर है और आपने किसी व्यक्ति को बंदी बनाया और उसको अरेस्ट कर लिया, ठीक है, तो आप उसको क्या जल्दी से जल्दी आपको क्या न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसका कारण ये कि मतलब उसको लगेगा कि जो उसकी गिरफ्तारी हुई है वो सही है, मतलब गलत नहीं है, तो मतलब उसको जल्दी से जल्दी आप न्यायालय में पेश करें, इससे कि उसको लगे कि जो उसको पता चले कि जो उसकी गिरफ्तारी हुई है, न्यायालय को भी पता चले कि गिरफ्तारी हो रही है वो सही है या गलत है। तो पहली डेट में क्या ये दिया गया है। दूसरा क्या है मैंडेमस, दूसरी कौन सी है मैंडेमस, दूसरी कौन सी है मैंडेमस, दूसरी जो हमें दी है वो कौन सी दी है मैंडेमस, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं परमादेश, परमादेश,
ठीक है, परमादेश, ठीक है। ओके, दूसरी कौन सी है, मैंडेबस, क्या है, परमादेश। तो इस जो रिट है, ये जो समादेश है, इसको अकॉर्डिंग क्या देगा है, अगर कोई अधिकारी ऑफिसर तो इस रीति में ये की जाएगा, अगर कोई अधिकारी, कोई ऑफिसर अपना काम सही ढंग से कर नहीं रहा, अगर वो कोई ऑफिसर अपनी जो ड्यूटी है वो सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो क्या जो इसके सीनियर है, जो उसका सीनियर है, उनको क्या अथॉरिटी, मतलब उनको जो सीनियर है वो जो उनके पास अथॉरिटी है, जो अथॉरिटाइज है, वो क्या उनको क्या एक नोटिस भेज सकते हैं कि आप जो आपको आपका काम दिया गया है वो आप सही ढंग से कीजिए। तो बेसिकली जो ये रिट है, मैंडेबस है, इसमें यही है कि अगर कोई अधिकारी ऑफिसर अपना काम सही ढंग से नहीं करता है, तो जो उनका सीनियर है वो क्या उनको नोटिस भेज सकता है, ये उनको याद दिलाने के लिए कि उनको अपना काम सही से करना है, उनको क्या काम करना है। तो यही इस रिट में यही दिया गया है, ठीक है। अब जो उसके बाद जो रिट है वो है प्रोहिबिशन। कौन सी रिट है, प्रोहिबिशन। कौन सी रिट है, प्रोहिबिशन, ठीक है। कौन सी रिट है, प्रोहिबिशन। तो अब देखते हैं कि प्रोहिबिशन में क्या दिया गया है। ठीक है, अब कौन सी है, प्रोहिबिशन, ठीक है। प्रतिवेद लेख, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिवेद लेख, ठीक है, प्रतिवेद लेख। दूसरी रीट क्या, हमारी जो तीसरी रीट है, हमने अब तो पढ़ा हैबिस कॉर्पस के बारे और मैंडेमस के बारे में। तो अब ये कौन सी है, प्रोहिबिशन यानी प्रतिवेद लेख। इसमें बेसिकली क्या दिया गया है, इसमें यह दिया गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है या जो उच्च न्यायालय है, मतलब जो हाई कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो क्या करते हैं, गाइडलाइंस, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो क्या गाइडलाइन देते हैं, मतलब जो स्टेट, जो अपने जो सिटी के कोर्ट होते हैं, जो छोटे कोर्ट होते हैं, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, उनको क्या गाइडलाइन देते हैं, मतलब ऑर्डर देते हैं कि आप अगर कोई पर्टिकुलर मुकदमा यानी कोई भी केस आप सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, तो उसमें कार्रवाई मत कीजिए। मतलब कोई भी केस या कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो कार्रवाई मत कीजिए, क्योंकि ये किसी और कार्य क्षेत्र में आता है, तो उसको क्या वो कार्य करने से रोकते हैं कि आप ये काम मत कीजिए, ये किसी और क्षेत्र का काम है, आप ये काम मत कीजिए। तो प्रोहिबिशन में है कि वो काम करने से उनको मना करते हैं, ये काम किसी और क्षेत्र में आता है, मतलब इसके न्याय क्षेत्र कोई और है, आप ये काम मत कीजिए। तो प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिट, मतलब उनको रोकती है कि आप ये काम मत कीजिए, ये काम किसी और क्षेत्र का है, ठीक है। तो प्रोहिबिशन में ये था। तो अब जो चौथा हमारा समादेश है वो है क्रेडिटोरियम, क्या है, क्रेडिटोरियम, क्या है, अगला हमारा जो समादेश है वो है कैटेगरी। इसमें बेसिकली क्या है, इसमें ये दिया गया है, तो उच्च न्यायालय है, जो मतलब हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या अपने जो लोअर कोर्ट से, मतलब या सबऑर्डिनेट कोर्ट से, उनको क्या ऑर्डर करती है कि जो आपके पास जो मुकदमे जो लंबित है, मतलब जो अभी लंबित है, मतलब उनको कोई डिसीजन नहीं है, तो उनको क्या आगे की उनको निर्णय लेने के लिए उनको क्या ट्रांसफर कर दीजिए। तो कैटेगरी में ये दिया गया है कि जो उच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, वो क्या अपने लोअर कोर्ट्स को क्या ऑर्डर देती है कि आप जो आपके पास जो केसेस या मुकदमे जो पेंडिंग है, जिनको न्याय नहीं मिला है, तो उनको क्या आगे फॉरवर्ड कर दीजिए अच्छी न्यायपालिका के लिए, तो अच्छे निर्णय लेने के लिए, ठीक है। तो मेनली जो कैटेगरी में यही दिया गया, ठीक है। अब हमारी लास्ट, ठीक है, तो लास्ट जिसको हम कहते हैं को वैरेंट कोड।
क्या कहते हैं, क्यो वैरेंटो। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है अगर कोई अधिकारी, इसमें बेसिकली क्या है मैं आपको बता सकता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। इसमें यह दिया गया है कि अगर कोई अधिकारी वो काम करता है, मतलब जो वो काम करता है जिस काम करने का उसको अधिकार नहीं है, ठीक है। इस समादेश के अकॉर्डिंग जो रिट है, जो सुप्रीम कोर्ट के पास है 5 रिट है, तो उसमें से लास्ट रिट है क्वो वैरेंटो। इसमें यह दिया गया है अगर कोई अधिकारी, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं कि आपको इसलिए समझ में आ जाए, तो जो क्वो वैरेंटो है उसमें यह दिया गया है कि अगर कोई अधिकारी वो काम कर रहा है जिसको काम करने का उसको अधिकार नहीं है, अगर वो कोई अधिकारी वो काम कर रहा है जिसे वो काम करने का अधिकार नहीं है, ठीक है, तो क्या उसको वो क्या जवाबदेह होगा, उससे पूछा जाएगा आप ये काम क्यों कर रहे थे, आपको ये काम करने के लिए कहा गया था या आपने काम क्यों किया गया। मेन बात है कि उसको जो काम वो कर रहा है कार्य के प्रत्यक्ष लेख, मतलब उसको पूछा जाएगा कि आप ये काम क्यों कर रहे थे, आपको काम करने के लिए किसने कहा, क्या ये सही में आपका काम था। तो इस तरह का जो रिट है वो क्या है, इसी क्वो वैरेंटो, मतलब उनको समादेश में ये दिया गया है, जो ये वाला समादेश है कि अधिकारी अगर वो काम करता है जो काम उसका नहीं है, जिस काम के लिए उसे कहा नहीं गया है, तो जो उनका सीनियर है, जो उनसे वरिष्ठ है, वो उससे यही पूछते हैं कि क्या आप ये काम क्यों कर रहे थे, ठीक है, ये काम आपको करने के लिए किसने कहा। तो बेसिकली ये थी 5 रिट, ठीक है। तो आर्टिकल 32 में बेसिकली यही दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स थे जो कि क्या आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स थे जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारी वीडियो के ऐड में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल है एजुकेशन सदगुरु, उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको क्या हमारे जो चैनल की नोटिफिकेशन ज्यादा से ज्यादा मिलेगी, ठीक है। नोटिफिकेशन मिलेंगे तो आपको पता रहेगा कि एजुकेशन सदगुरु कौन सा नया लेक्चर डाल रहा है, कौन सी नई वीडियोस डाल रहा है, किस सब्जेक्ट के डाल रहा है। इस तरह से आपको क्या हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो आप जैसे आपको पता है लॉकडाउन का टाइम है, कोरोना चल रहा है, पैंडेमिक का टाइम है, कोविड का टाइम है, तो क्या आपके पास फैसिलिटीज बहुत कम है, मतलब काफी सोर्सेज क्या खत्म हो गए, जो काफी स्रोत है वो खत्म हो गए हैं। तो आप क्या है ज्यादा से ज्यादा हमारी एजुकेशन सदगुरु की टीम से जुड़िए, यहाँ पे आपको स्टडी अपडेटेड अपग्रेडेड मिलेगी। मतलब इस लॉकडाउन का हमारी टीम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब एजुकेशन सदगुरु लॉकडाउन नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से अनलॉक है, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारी टीम से जुड़े, हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और हमारी वेबसाइट के माध्यम से। तो वेबसाइट का लिंक मैं बता देता हूँ, फेसबुक का चैनल का आपको पता है कि एजुकेशन सदगुरु है, यूट्यूब का भी मैं बताता रहता हूँ, अभी रिपीट किया था कि हमारा चैनल है एजुकेशन सदगुरु, ठीक है। तो हमारी जो वेबसाइट है वो है www.educationsadguru.com। तो वहां पे भी आप ज्यादा से ज्यादा जाइए, उसको रजिस्टर कीजिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वहां पे अपनी करंट अफेयर्स में अपडेटेड रहिए, प्लस जो स्टडी मटेरियल है आपके एग्जाम से रिलेटेड, आप किसी भी तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सब डिटेल हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, अपने हाथ जरूर धोइए। थैंक यू, धन्यवाद।